जैसे मैं आपकी दुकान पर आज सोना खरीदने आया हूँ जी। तो किस तरह के मानकों का मुझे सोना खरीदना चाहिए और किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा आप हॉलमार्क चेक कर सकते हैं, दूसरा HUID चेक कर सकते हैं, और सबसे बड़ा आपका ताकत है GST बिल। अगर थर्ड पॉइंट आप GST बिल पे फोकस करते हैं अगर, तो आप समझ लीजिए किसी तरीके से आप नहीं ठगे जा सकते। नमस्ते, मैं अभिषेक। आज मैं बात करूंगा कि आपको सोने के आभूषण खरीदने हैं या चांदी के या हीरे के, तो किन किन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर आपको निवेश के तौर पर आभूषण खरीदने हैं तो किस तरह के आभूषण खरीदें और किन किन मानकों का ध्यान रखें, इन सभी बातों पर हम विस्तृत बात करेंगे और आभूषण की एक एक बारीकियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं युवा स्वर्ण व्यवसायी महेश चंद जी। महेश चंद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। और सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी हमारा बहुत ढेर सारा प्यार और नमस्कार। और तो महेश जी, हम बात करेंगे कि जैसे मैं आपकी दुकान पर आज सोना खरीदने आया हूँ जी, तो किस तरह के मानकों का मुझे सोना खरीदना चाहिए और किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं। मैं एज ए दुकानदार नहीं, एज ए सलाहकार बताएं। देखिए, सर्वप्रथम आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज के डेट में फर्स्ट टाइम बायर, जिसको बोल सकते हैं कि पहली बार खरीदारी करने वाले लोग बहुत हो गए हैं, इनकी संख्या बढ़ गई है। और अक्सर करके देखा ये जाता है कि जब भी ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो लोग अपनी विश्वसनीय दुकान को ही पसंद करते हैं कि कौन सी विश्वसनीयता है, किसके पास विश्वसनीयता है और हम किन से खरीदारी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आज परे उठ करके युवा पीढ़ी और आज के ज़माने में जो है बहुत सी चीज़ों का बदलाव आ गया है। विश्वसनीयता को लोग अब प्राइमरी फैक्टर तो मान ही रहे हैं, उसके साथ के साथ अब विश्वसनीयता के ऊपर चीज़ें बढ़ गई हैं। अब लोग प्रमाण चाहिए चीज़ों का कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं वो कितनी चीज़ें आज के डेट में ऑथेंटिक हैं, सही हैं, जेन्युइन हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए कुछ दो पॉइंट होते हैं जो आप अगर फर्स्ट टाइम बायर हैं तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको अपना रिक्वायरमेंट देखना चाहिए कि आपको खरीदना क्या है, और ख़रीदारी के साथ साथ आपको विश्वसनीय दुकान, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट टाइम आपको विश्वसनीयता ही आपको अपना इम्पोर्टेंस देना होता है। उसके साथ के साथ आप मार्केट में उसकी रिव्यू लीजिए कि अगर कौन सा दुकानदार है जिससे आप भी कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई भी अपनी ज्वेलरी ले रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्या वो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू सही लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। जो भी कैरेट्स के बारे में बताया जाता है उसी कैरेट के बराबर अगर दूसरे दुकानदार उनके सामान को लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है। सबसे पहले तो इस पॉइंट का ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी ज्वेलरी खरीदें तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बजट पे, अब आप रेंज के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे तो आपके कभी रेंज या कभी आपका बजट कोई खराब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम आपकी दुकान पे अंगूठी खरीदने आए हैं, जी बिल्कुल, 20,000 रुपये अंगूठी खरीदना है, तो हम किस तरह क्या डिमांड करें और दुकानदार मुझे क्या दिखा रहा है, कैसे पता चलेगा, वो सब बताइए। देखिए, अगर आपका बजट 20,000 रुपये, आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि एक अंगूठी लेने के लिए 20,000 का आपका रेंज है, तो आपको सर्वप्रथम सामने बताना चाहिए, दुकानदार के साथ डिस्कस करना चाहिए कि हमको 20,000 के रेंज की ही रिंग लेनी है, उसके हिसाब से दिखाएं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट खरीद लें तो खरीदने के बाद आप उसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें कि क्या आप जो भी चीज़ ले रहे हैं वो जिस भी कैरेट का दे रहे हो, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, जो भी कैरेट का आप ले रहे हैं, उस कैरेट के वापसी रिटर्न्स के बारे में ज़रूर पूछें। टर्म्स ऑफ पॉलिसी, उनके रिटर्न पॉलिसी क्या है वो ज़रूर आप पूछें। जो करंट मार्केट सिनेरियो है, जो भी कैरेट के हिसाब से जो जिस कैरेट की ज्वेलरी हो उस कैरेट का रेट लें, और उसके साथ के साथ आप GST बिल ज़रूर लें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, कस्टमर्स अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं कि नहीं, हम GST बिल ना लेकर के प्लेन बिल लेकर के अपना काम चला लें। इसमें कस्टमर्स का नुकसान होता है। आने वाले समय में जितनी चीज़ों को आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो GST बिल के लिए हम ज़रूर सभी लोगों से बोलेंगे कि अपने प्रोडक्ट की GST बिल ज़रूर लें। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो आपको GST के लिए
नहीं कहते या आप उनसे कह देती हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जीएसटी बिल जरूर मेंशन करें। हाँ, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे मैंने अंगूठी की बात किया, जैसे अंगूठी हमने खरीद लिया जी, तो जिसके अंगूठी पे कुछ दर्शाया रहेगा कि इस पे ये 18 कैरेट का सोना है, जी जी उस पे कुछ मार्किंग रहता है, वो देखना जी। पड़ता है। एक्चुअली देखिए, आज गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, तो जितनी भी ज्वेलरी हो किसी भी कैरेट की, ये हमारा फर्ज होता है दुकानदार का कि हम उस चीज़ों को जो है कस्टमर को रिवील करें, मतलब उनको बताएं कि नहीं, ये 18 कैरेट अगर हम उनको बेच रहे हैं तो 18 कैरेट बता करके, बताने के साथ साथ उस पे जो गवर्नमेंट का HUID नंबर होता है वो मेंशन ज़रूर होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो वो आप दुकानदार से बात करें कि नहीं, आप हमको HUID मार्क किया ही हुआ ही ज्वेलरी दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि जिस भी कैरेट का हो वो क्लियरली स्पेसिफाई हो, और बिलिंग पे भी और दर्ज हो। बिल्कुल, बिल पे भी। इतने कैरेट का सोना है। इसीलिए सर हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जीएसटी इनवॉइस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं, किसी तरीके से आपके प्रोडक्ट में कोई कमी पाई जाती है या कोई कमी होता है, तो आपके पास भी कोई चीज़ नहीं होता कि आप कस्टमर जो है दुकानदार से अपने हक के लिए उनसे पूछ सके या बात क्या कर प्रमाण सके। है कि आपने खरीदा जी, जिसके लिए होना जरूरी तो है। आप जीएसटी इनवॉइस जरूर लीजिए। आपको ये इनिशियल बेनिफिट जरूर लगता है कि नहीं, हमको 100, 200, 500 रुपए हमारा बच गया, बट वो आप जीएसटी इनवॉइस लेने से पूरी तरीके से आप और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों सिक्योर रहता है। तो जैसे देखिए, हम बिल ले रहे हैं जी। तो मैंने 18 कैरेट का सोना लिया, ये दर्ज होगा, इतने ग्राम होगा, दर्ज होगा। जी, बिल्कुल। उस पे बिल पे और क्या क्या दर्ज रहेगा? मेकिंग चार्ज दर्ज रहेगा? देखिए, क्या-क्या? आप दुकानदार से हर एक चीज के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। दुकानदार का काम है कि आपको हर एक चीज बताएं। तो बिंदु और बताइए, क्या क्वेश्चन करे ग्राहक? देखिए, मेनली 4-5 पॉइंट्स होते हैं जो हर कस्टमर्स को अपने बिल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ज्वेलरी आपने लिया है, उसका प्रॉपर वजन उस पर मेंशन होना चाहिए, कौन से कैरेट का है वो मेंशन होना चाहिए, रेट आज 18 कैरेट या 22 कैरेट का जो भी चल रहा हो वो मेंशन होना चाहिए, उसके साथ आपने क्या मेकिंग चार्जेस लिए हैं वो मेंशन होना चाहिए, उसके बाद टोटल बिलिंग, उसके बाद लास्ट आपका जीएसटी ऑप्शन आता है। तो ये 4-5 बिंदु Must है, है, वो मतलब मस्ट होने चाहिए। इससे आप और आपका प्रोडक्ट दोनों 100% हर तरीके से सिक्योर है। आप किसी भी दुकानदार से कोई भी परचेजिंग करिए, जीएसटी इनवॉइस के लिए जरूर कहिए, ताकि कभी भविष्य में कोई दिक्कत होता है तो वो प्रमाण रहेगा। आप बिल्कुल दिखाएंगे। सर। भविष्य के साथ साथ हम अगर इंडियन सिटीजन हैं तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम जीएसटी अवॉइड ना करें। अगर हम गवर्नमेंट की चीज़ों को अगर हेल्प नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारी चीज़ों में कैसे हेल्प करेगी। तो हमारा आपका दोनों आदमी का फर्ज बनता है कि हम जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है उसको फुलफिल ज़रूर करें। एक तो ये हो गया कि हम आभूषण खरीदते हैं, हमारे वैवाहिक जरूरतें हैं, हमारा जो कल्चरल है जी, वो तो हम खरीदते हैं। जी। अगर एज निवेश के तौर पर आभूषण खरीदना हो, एक तो लोग शौकिया खरीदते हैं, जी। एक जरूरत होती है, और मुझे लगा कि मेरे पास पैसा है, अगर मैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, जी, तो उसके बारे में थोड़ा लोगों को गाइड करिए कि किस तरह से क्या खरीदें, क्या कुछ देखिए, एक सोना और चांदी ये हमेशा से इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना गया है। बहुत से लोगों का राय भी रहता है कि एक लिक्विड फंड के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा अच्छा फंड है कि जिसमें आने वाले पिछले कुछ समय में भी देखा गया कि एक अच्छा रिटर्न गोल्ड और सिल्वर में लोगों को मिला है। तो ये ऑल टाइम हाई भी अभी जो चल रहा है रेट, उसके अलावा आपका जो रिटर्न का प्रोसेस रहा है वो कभी भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा है गोल्ड और सिल्वर पे। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव इम्पैक्टफुल बिजनेस रहा और इन्वेस्टमेंट भी रहा कि अगर आज हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा आने वाले टाइम में वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट में हमारे इंक्रीमेंट होना, मतलब घाटा नहीं पड़ना उसमें। नहीं, इसमें आज तक तो नहीं देखा गया कि कभी नेगेटिव डाउनफॉल कोई आपका ये वैल्यू में हुआ हो। तो सोने और चांदी में हमेशा से ही ग्रोथ देखा गया है और दिन प्रतिदिन ग्रोथ दिख भी रहा है। मैं बात करूंगा कि थोड़ा खरीदारी करते हो किन तरह के आभूषण या क्या चीज खरीदें, थोड़ा ये बताइए, सुझाव दीजिए। देखिए, हम आपको सुझाव देते हैं निवेश के तौर पे, देखिए जरूरत के तौर पे, निवेश के तौर पे देखिए, निवेश के तौर पे आप अपनी किसी भी ज्वेलरी को खरीद सकते हैं। ये भी एक तरीके से निवेश ही होता है। जिसके पास अगर मान लीजिए कि अलग से कोई इन्वेस्टमेंट प्रोसेस नहीं है तो हमेशा गोल्ड और सिल्वर आपके इमरजेंसी में काम आने का प्रोडक्ट रहा है। कभी भी आपको ऐसी मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई जी, लोन भी। हाँ, एक चीज आपने बहुत अच्छा कहा लोन के बारे में। अगर आपका जीएसटी इनवॉइस है तो इस पे आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। कैसे मिलना है, इसका सीधा सा रीजन रहता है कि अगर कभी भी आप गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक या कहीं भी आप जो है
जाते हैं तो सबसे पहले आपके साथ बिल का ही क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है। अगर आपकी बिल होगी और आपके पास अगर बिल पे कोई तरीके का अगर कमी नहीं होगा तो आपको गोल्ड लोन लेने में भी कोई प्रोसेस में कोई जी सरलता के साथ साथ आपको कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। तो ये होता है कि जैसे कि सोने के आभूषण खरीदते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बिस्कुट या क्या क्या खरीदना होता है, जी तो जी बताइए। देखिए इन्वेस्टमेंट में देखिए सोने में कई तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। कुछ लोग जो है बिस्किट के भी फॉर्म में आता है, कुछ लोग जो है बार के फॉर्म में भी ले लेते हैं, कुछ लोग कॉइन के फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हैं। तो हर आदमी का अपना एक सिनेरियो रहता है। कोई लोग सोचते हैं कि नहीं हमारी ज्वेलरी हम खरीद रहे हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारा शौक भी पूरा करता है, शौक पूरा करने के साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी खड़ा है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। क्या बेहतर रहेगा? तो मतलब एक देखिए अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट निवेश देखना है तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन बार ये ले सकते हैं, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ये बेहतर रहेगा मतलब। जी बेहतर का मतलब है कि इसमें सर आप सिर्फ और सिर्फ निवेश करते हैं, इसमें शौक पूरे नहीं होते। जी तो निवेश के तौर के लिए जी सिर्फ अगर निवेश के बारे में सोचना है तो आप जो है केवल और केवल कॉइन, हाँ अच्छा आज के डेट में डिजिटल गोल्ड भी आ गया है मार्केट के अंदर। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं अगर हम सिल्वर गोल्ड घर पे खरीद के नहीं रख सकते या लॉकर की कोई दिक्कत है बैंक्स में नहीं रख सकते तो वो डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। वो भी उसी के मानक के स्वरूप ही होता है, सिर्फ आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है, वो डिजिटल ही मिलता है। वो आप जी वो आपके पोर्टफोलियो पे आपको शो करेगा कि हाँ आपने कितने ग्राम गोल्ड खरीद के रखा हुआ है। तो जैसे जैसे गोल्ड के रेट में आपका मार्केट का इंक्रीमेंट होगा रेट में, वैसे वैसे उसमें भी होता रहता है। सिर्फ आपको एक फिजिकल गोल्ड नहीं मिलती है। मतलब कि दोनों आप घर पे भी खरीद रखते दोनों समकक्ष है। अगर आप घर पे लेके रखना चाहते हैं और अगर लगता है कि नहीं वो हमारे लिए थोड़ा सा जो है सेफ नहीं है तो वो आप डिजिटल की तरफ जा सकते हैं। डिजिटल गोल्ड भी एक तरीके से उसी के समान है। अब हम आते हैं खरीदारी पर, जिसे अक्सर होता है कि समाज में कि लगन का माहौल आता है तभी लोग खरीदारी करने का प्रयास करते हैं। तो क्या लगता है कि लगन के समय तो एक तो मजबूरी होता है खरीदना है जी, लेकिन अगर आपके घर शादी है जी तो कब सोना खरीदना उचित रहेगा अगर आपके पास पैसे? देखिए ऐसे तो हम इस मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है गोल्ड और सिल्वर का, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप आज रेडी हैं अपनी व्यवस्था के साथ तो उस दिन ही मार्केट आपके लिए सुटेबल है। जिस दिन आपके पास आपकी व्यवस्था सही है, नहीं कि आज हम तैयारी कर चुके हैं अपने शादी के लिए अपनी सारी चीज़ों के लिए, तो उसमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका व्यवस्था हो काम करने का उस दिन आप जाकर के गोल्ड सिल्वर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़ना ही घटना है। इसमें कहीं आप इंतज़ार करने से आपकी किसी चीज़ का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब खरीदना है तो खरीद लीजिए। तो जी ये हमेशा राइट टाइम होता है कि अगर आपके पास आज कोई चीज़ का तैयारी है तो उसको आज के डेट में ही कर लेना चाहिए, उसको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही अब जल्द मौसम लगन का आने वाला है जी जी इस समय भी लोग बड़ा परहेज कर रहे हैं, जो कौन सा समय चल रहा है कि इस समय सोना नहीं खरीदना चाहिए। देखिए तो ये हिंदू रीति रिवाज में थोड़ा सा इस चीज को लेकर के रहता है कि खरमास आ जाता है। खरमास में बहुत सी चीजों के लिए शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड किया जाता है। मगर जिनके ऑर्डर्स रहते हैं, जिनके कुछ काम रहते हैं, वो आकर के पहले से उनकी बुकिंग कर लेते हैं या बात कर लेते हैं, और जो भी उनकी पर्सनल फिजिकल खरीदारी होनी होती है वो संक्रांति जो जिसको खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद से लोगों की खरीदारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लगन शादियों का माहौल वो सारा सब शुरू हो जाता है, तो लोग अपनी उन चीज़ों को भी शुरू कर देते हैं। मतलब पहले से ही अपना सारा प्रोसेस करना। जी सर, आप स्वाभाविक सी बात है कि जिसके भी घर में शादी पड़ेगी तो वो कुछ ना कुछ तैयारी जो है पहले से करके चलेगा। और थोड़ा सा इस एक जो खरमास का महीना होता है वो 1 महीने का होता है, उस 1 महीने में ठंडी भी थोड़ी ज़्यादा होती है और लोग जो है अवॉइड भी करते हैं खरीदारी करने से। मगर काम का प्रोसेस सर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कारीगरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कारीगरों के पास जो है बहुत ज़्यादा काम होता है। लास्ट में सवाल हम जानना चाहेंगे कि आभूषण खरीदते हैं तो कितने कैरेट का सोना खरीदना उचित रहता है? मतलब इसमें कितने प्रकार के कैरेट के? देखिए आज के डेट में गवर्नमेंट ने 3-4 तरीके के कैरेट को बेचने की अनुमति दी है, जिसमें 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है। 20 कैरेट पे अभी सस्पेंस था कुछ दिन पहले, अभी उस पर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि नहीं दिया, अभी इसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी नहीं है। बट फिर भी आप ये मान के चलिए कि ये 4-5 तरीके के कैरेट जो है 14, 18, 22
जी 14, 18, 20 और 22। 22, ठीक 24 है। तो शुद्ध सोना हो गया। जी 24 जो है वो शुद्ध सोना होता है 99.99%। और अगर डेली यूज डेली वियर का अगर आपका ज्वेलरी है तो 18 कैरेट इज़ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि 18 कैरेट पे आपकी ज्वेलरी की मजबूती भी अच्छी होती है, रेट भी एक बहुत किफ़ायती रहता है जिस पे आप जो है खरीद सकते हैं, और ड्यूरेबल भी होता है। 22 कैरेट की ज्वेलरी आपकी जो है सॉफ्ट होती है, हैवी होती है, और उसके साथ जो है 18 कैरेट के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है। बट कोई इशू दोनों चीज़ों में नहीं होता, रिटर्न पॉलिसी हर जगह एक ही होती है। अगर अच्छे दुकानदार हैं, वो सही तरीके से लोगों तक जो है अपनी चीज़ों को दे रहे हैं, तो 18 कैरेट हो या 22 कैरेट हो या 20 कैरेट हो या कोई सा भी कैरेट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे एक दुकानदार बोल रहा है कि 18 कैरेट का सोना है, जी लेकिन क्या मालूम कैसे 18 कैरेट सोना, तो इसके लिए क्या मतलब क्या सर, उसके लिए देखिए गवर्नमेंट ने HUID और हॉलमार्क ये 2 तरीके के सिस्टम्स लगा रखे हैं, और उसके बाद देखिए अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि नहीं ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। अगर रिजेक्टेड होता है तो उस पर हॉलमार्क पास नहीं होता है, तो वो मार्केट में सेल आउट के लिए नहीं आता है। और कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि अगर उनको चेक करना है तो वो एक हॉलमार्क चेक कर सकते हैं, दूसरा HUID चेक कर सकते हैं, और सबसे बड़ा आपका ताकत है GST बिल। अगर थर्ड पॉइंट आप GST बिल पे फोकस करते हैं अगर, तो आप समझ लीजिए किसी तरीके से आप नहीं ठगे जा सकते हैं। अगर आपने GST बिल दे रहे हैं तो आप अगर उनको प्रोडक्ट भी चाहें कि गलत दे, तो वो आप अपने लिए गलत नहीं करेंगे। तो कोई भी दुकानदार GST बिल के साथ धोखा नहीं कर सकता किसी भी कस्टमर्स को। तो हम ये कहेंगे कि हर कस्टमर को GST बिल जरूर लें। अच्छा, और मऊ में सोने की जांच करानी है कहीं, तो कुछ सुविधाएं हैं कि किस तरह क्या कुछ है, मशीन वगैरह से क्या मतलब सामान्य सोना है? नहीं सर, मऊ में जांच कराने की सुविधा अब हमसे आप पूछेंगे तो हमारे यहाँ तो ये सुविधा उपलब्ध है। हम लोगों के प्रोडक्ट जो भी बेचते हैं पहले उसको उनको दिखाते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो भी पुरानी ज्वेलरी भी होती है उसको भी हम लोग चेक करके, जो भी आपका उसको रिटर्न करके या एक्सचेंज करके आप कुछ लेना चाहें तो उसके बदले में हम लोग उस तरीके से ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। तो चलिए, आपने सब कुछ सुना एक एक करके पॉइंट। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप आभूषण खरीदने जाते हैं किसी भी सोनार के पास, यानी कि या किसी भी बड़े आभूषण केंद्र पर, तो जो पॉइंट बताया गया उन पर ध्यान रखिए। पहला हॉलमार्क देखिए, उस पर कैरेट लिखा है वो देखिए, और ख़रीदारी करने के बाद बिलिंग जरूर लीजिए, और जो बिल है वो GST बिल, जिस पर आपका सोने का मात्रा लिखा रहेगा जो आभूषण खरीद रहे हैं, और साथ ही साथ कितने कैरेट का है वो लिखा रहेगा, मेकिंग चार्ज लिखा रहेगा, और कितना GST लगेगा। तो जब GST बिल लेंगे, GST बिल आपके सोने के आभूषण से ज़्यादा अनिवार्य है, और वही आपकी शुद्धता की गारंटी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।